नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अभिरुचि एवं रुचि हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास क्रमांक फर्स्ट में ना अभिरुचि क्या होता है या रुचि क्या है, दोनों सेम है। और इसका जो थ्योरी क्लास है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और आज का जो क्लास है दूसरा ना, तो उसमें आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ कराऊंगा। मतलब ना, ये जो अभिरुचि आप लोगों का जो टॉपिक है ना, उसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे और अच्छे से आप लोगों को मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आप लोगों के लिए जो क्लास है वो पूरी तरह से फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहला अगर टॉपिक को आप लोगों की सिलेबस को दिखाओ ना, शिक्षण अभिरुचि का जो 30 नंबर का आने वाला है, तो उसमें से ना ये जो अभिरुचि है ना, शिक्षण अभिरुचि विषय में, तो वो क्या होता है सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। आप विषय को समझे नहीं रहोगे, केवल उसमें जो टॉपिक है उसको भी पढ़ लोगे तो पूरी तरह से पढ़ना नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना और प्रैक्टिस करना है आज से ही। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हूँ उसमें डाल दूंगा। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को ना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, सर व्हाट्सएप में जुड़ना है बोल करके। तो वहाँ से मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, और वो जो ऐड करूँगा ना वो नॉमिनल चार्ज लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सुपर एवं क्राइस्टिस के अनुसार अभिरुचि कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ थ्योरी में सुपर एवं क्राइस्टिस के अनुसार अभिरुचि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी बताया हूँ और उसका डिटेल भी दिया हूँ। तो अगर आप लोगों ने कल का क्लास को देखे होंगे ना, तो ईजी तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। तो पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को ना इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुपर एवं क्राइस्टिस के अनुसार अभिरुचि कितने प्रकार के हैं? तो सुपर एवं क्राइस्टिस जो मनोवैज्ञानिक है ना, उनके अनुसार जो अभिरुचि के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहला जो रुचि होगा वो व्यक्त अभिरुचि होगा। क्या? तो सबसे पहले जो रुचि होगा ना वो व्यक्त अभिरुचि हो जाएगा सबसे पहले। तो व्यक्त अभिरुचि क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो व्यक्त अभिरुचि का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना सामने वाले को। कैसे? तो मैं अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि आप लोगों का अभी तक की जितना भी पढ़े हो, 12th पास आउट हुए हो, और इनमें से आप लोग ये बताओ कि इन सारे सब्जेक्ट में से आपको कौन सा विषय पसंद है। तो कोई बोलेगा कि मेरे को हिंदी पसंद है, कोई इंग्लिश पसंद है, कोई इतिहास पसंद है या कोई राजनीति पसंद है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो आप लोगों का पसंदीदा विषय होगा, जो जिसमें आप लोगों की रुचि लगता होगा, उस विषय का आप लोग नाम बताओगे, है ना, कि मुझे प्रॉपर इतिहास पसंद है, राजनीति पसंद है या हिंदी पसंद है, ये बताओगे। तो कैसे बताओगे? व्यक्त करके ही ना बताओगे जी, बोल करके बताओगे, या तो आप लोग लिख करके बताओगे। तो दो ही प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हो सामने वाले को। तो क्या होगा, ये व्यक्त अभिरुचि कहलाता है। किसी विषय को अगर आप लोग पसंद करते हो, अच्छा लगता है पढ़ने लिखने में, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्त अभिरुचि कहलाएगा पहला। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा जो है वो प्रकट अभिरुचि होता है। क्या? तो दूसरा जो होगा ना वो प्रकट अभिरुचि है। प्रकट अभिरुचि क्या होता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके, प्रकट सामने देखा जा सके, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकट अभिरुचि कहेंगे। कैसे? तो अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को खेल में क्या पसंद है, तो आप या तो बोलोगे कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, या किसी प्रकार की अन्य जो गतिविधि जो खेल है उसका नाम बताओगे। और उस गतिविधि को हम लोग क्या करेंगे, प्रकट रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने हम लोग देखेंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकट अभिरुचि बोलेंगे। दूसरा समझ में आया। तीसरा जो प्रकार होगा वो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि होगा। आविष्कारिकात्मक अभिरुचि क्या होता है ये बताओ ना। तो आविष्कारिकात्मक अभिरुचि का मतलब होता है किसी प्रकार की इन्वेंशन करना, खोज करना, आविष्कार करना किसी नए चीज़ों को लेकर के। तो इस प्रकार की अगर किसी बालक में या किसी व्यक्ति में रुचि होगा तो उसे आविष्कारिकात्मक अभिरुचि कहते हैं। तो सुपर एवं क्राइस्ट मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार की अभिरुचि बताए हैं। तो इन तीनों को चाहो तो नोट कर लेना, अदरवाइज याद रखना आप लोग। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले व्यक्त अभिरुचि, दूसरा
प्रकट अभिरुचि और तीसरा आविष्कारिकात्मक अभिरुचि। तो 3 प्रकार की अभिरुचि बताई है। विस्तार पूर्वक आप लोगों को दोबारा बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को याद रहना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप लोग इसके थ्योरी को पढ़े, दूसरा दिन आप लोगों से इसे पूछा तो भूल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, जो पढ़े रहे होंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी, आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे। या ऑप्शन डी, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार के अगर प्रश्न पढ़ते हो ना, जो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है, तो आप ना एक शिक्षक के रूप में सोचना, ठीक है। मतलब ना आप ये मानना कि वहाँ पर मैं एक शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते आप सोचना कि आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चे को किस प्रकार से रुचि बनाए रख सकते हो। तो कैसे बनाए रखोगे? बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जब तक आप लोग ना बच्चे को स्वयं उस किसी प्रकार के अगर टॉपिक को पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक में गतिविधि का चयन कर रहे हो, तो उस गतिविधि में बच्चों को स्वयं उस गतिविधि को करने के लिए दोगे। जब दोगे तो वो अच्छी प्रकार से वो सीख पाएगा, क्योंकि स्वयं जब तक नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा। तो इसीलिए ना स्वयं करके सीखता है जो बालक है वो। तो इस प्रकार से सोचना ना, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग शिक्षण अभिरुचि का विषय पढ़ रहे हो ना, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोगों को प्रश्न पॉजिटिव लेना है, निगेटिव कभी भी नहीं लेना है। याद रखना आप लोग, बच्चे बुरे कभी नहीं होते, या बच्चे शरारती उतना ज़्यादा कभी नहीं होते हैं, ठीक है। बुरा नहीं मानना है, गलत वर्ड बच्चों के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है। अगर ऑप्शन में गलत वर्ड वगैरह दिया है तो उसको काट देना है। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और एक चीज़ आप लोग जान लो, अधिकतर आप लोगों को ना कूट में भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो इन्हीं 2-3 प्रश्नों को क्या किया जाता है, मर्ज करके एक में प्रश्न को बनाया जाता है। जो भी पॉसिबल हो पाए है ना, मैं कूट में प्रश्न लाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों का, लेकिन क्या होता है जनरली ना, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के ना कूट में अलग अलग प्रश्न बनाया जाता है। तो आप लोगों को रटना नहीं है, समझने पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए, श्याम पट का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, चर्चा करना। ऑप्शन सी, कहानी कहना। या ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। आपको अभी जस्ट बोला हूं ना, आप एक शिक्षक के रूप में सोचिए। मान के चलो, अगर आप लोग कक्षा तीसरी या कक्षा 5वीं किसी भी कक्षा में गए हो और आप पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने के दौरान बच्चे को ना रुचि कैसे पैदा करोगे? आप बीच बीच में प्रश्न करोगे बच्चों से। जब प्रश्न करोगे तो उन्हें ये लगेगा कि सर मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है तो मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके माइंड में ये क्लिक होगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ूंगा तो सर मेरे से प्रश्न पूछेगा तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा क्या होगा? ऐसे बच्चों के मन में आएगा। तो ऐसे आएगा तो क्या होगा? वो ध्यान से सुनेंगे भी और समझने की कोशिश करेंगे। तो बीच बीच में प्रश्न पूछना जो है ना, वो विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। इस प्रकार की जो गतिविधि है वो, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। और छोटे क्लास में चर्चा करना उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। और श्याम पट का जो मतलब होता है वो ब्लैक बोर्ड जानते हो ना, या ग्रीन बोर्ड, तो वो मतलब होता है, ठीक है। श्याम पट का मतलब ये आप लोगों को याद रखना है। कई लोगों को नहीं पता होता है, इसके वजह से बताया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग और जान लो, देखो अभी आप लोगों के पास 3 से 4 महीना का टाइम है, तो अच्छे से ना समझने पर जोर देना। अभी रटना अभी से आप लोगों को नहीं है। बाल विकास या शिक्षण अभिरुचि के विषय में बिल्कुल भी नहीं रटना है, बता दे रहा हूँ। जो जो फैक्चुअल रहेगा ना, उसको
याद रखना, लेकिन इस प्रकार की जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको समझना है आप लोगों को खास तौर से, क्योंकि कूट में पूछा जाएगा तो कूट में समझ आधारित प्रश्न होता है सारे के सारे सीडीपी में खास तौर से, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को अब ध्यान से पढ़िए। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ऑप्शन ए कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या ऑप्शन डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृद्धि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। मान के चलो आप लोग किसी विद्यालय में एक शिक्षक हो, और एक शिक्षक होने के नाते जब छात्र जो होता है वो बार बार स्कूल से भाग जाते हैं, बीच में लंच की छुट्टी होता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? आप ये कर सकते हो ना कि आप जो समस्या है उसको सबसे पहले क्या करोगे? एनालिसिस करोगे, और उसके बाद क्यों भाग रहे हैं बच्चे इसके कारण को जानने की कोशिश करोगे। और बच्चे अगर बीच में भाग जा रहे थे इसका कारण बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, वो शिक्षक ही है। शिक्षक जो है वो ऐसा व्यवस्था बनाए ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? उसको मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में या स्कूल में, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए जो भी कारण है ना वो शिक्षक ही मुख्यतः इसके ऊपर जिम्मेदार है। बालक कभी भी नहीं होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि विद्यार्थी को दंड नहीं देना, मतलब विद्यार्थी गलत कभी भी नहीं होता, चाहे वो स्कूल से भागे या चाहे मत पढ़े, वो उसकी गलती नहीं होता है। खासतौर से वो जो शिक्षक है उसकी समस्या होगा, स्कूल की समस्या होगा, लेकिन छात्र की समस्या कभी नहीं होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर जो बालक है वो स्कूल से भाग जा रहा है तो वो शिक्षकों की समस्या है, स्कूल व्यवस्था की समस्या है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ऑप्शन बी रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है, ऑप्शन सी रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, या ऑप्शन डी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? निम्न में से कौन सी रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि मतलब जो आप लोगों का इंटरेस्ट है ना उसके बारे में सत्य नहीं है, ये बोला गया है। तो ये जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, आपकी रुचि या किसी भी व्यक्ति की रुचि जन्मजात होता है क्या? ये बताओ कि जन्मजात ही बच्चे ये सोच लेते हैं क्या कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या उसके अलावा मेरे को जो रुचि है वो खेल में है या किसी प्रकार से और अन्य गतिविधि में, ये जन्मजात तय होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ये जन्मजात नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि जन्मजात क्षमता बोला है। जन्मजात होता है ये अलग होता है, क्षमता अलग होता है। मान के चलो बचपन से किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छा लगता होगा, कोई भी खेल, तो वो आप लोगों को पसंद होगा, वो आपकी क्या होगा? क्षमता होगा। जब धीरे धीरे आप बढ़ते हो जाओगे तो आप लोगों को क्या होगा? उसमें इंटरेस्ट आते जाएगा। लेकिन जन्मजात, जन्म से ही आप लोगों को ये डिसाइड होगा क्या कि आपको इसी में जाना है, इसके अलावा दूसरा किसी भी में नहीं जाना है। तो ये इसके बारे में गलत कथन होगा, ठीक है, ये सही नहीं है। अर्जित एक बार हो सकता है लेकिन जन्मजात नहीं होता है। इसके वजह से ऑप्शन नंबर ए को क्या किया गया है? सही आंसर लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य अभिवृद्धि, ऑप्शन बी उद्दीपक वस्तु प्रविधि, ऑप्शन सी प्रकाश ध्वनि गंध, या ऑप्शन डी पुरस्कार दंड या प्रोत्साहन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अवधान के अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, तो अवधान के अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो होगा वो रुचि हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा और अभिवृद्धि हो जाएगा, ठीक है। रुचि का मतलब जो होता है इंटरेस्ट आप लोगों का, लक्ष्य मतलब आप लोगों का एम हो जाएगा, और अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ टाइप से हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों के मन में ये सवाल
सवाल आ सकता है कि सर जो हम लोगों ने ना जो थ्योरी पढ़ा था वो सेम टाइप से प्रश्न आप लोग नहीं ला रहे हो। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ केवल उसी के अंदर जो है वो प्रश्न रहे। क्योंकि देखो व्यापम के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा कि टेट जैसे एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर कई जो क्वेश्चन है वो आया था, तब तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोल पाए हैं। और आपके एग्ज़ाम में भी अगर इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर सिलेबस से बाहर भी पूछ दिया जाए, तब आप लोग कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं ना बोल पाओगे। तो इसीलिए सिलेबस के अंदर भी और सिलेबस से बाहर भी, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे ना, उन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ये जरूरी नहीं कि जो थ्योरी में है सिर्फ उसी को मैं पढ़ाऊँ, ठीक है? तो चहुमुखी प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से पढ़िए। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि या ऑप्शन डी आकार। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी रुचि इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित मतलब आपकी इंटरेस्ट लगाने के, जी कोई भी विषय में, कोई भी टॉपिक में, किसी प्रकार के अगर आप लोग कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में आपका मन लगे। तो क्यों मन लगेगा, क्यों ध्यान केंद्रित होगा? जब उस विषय में या उस टॉपिक में आपका क्या होगा, रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा। कोई भी कार्य करने के लिए आप लोग कब कब ज़्यादा टाइम से ओवर टाइम कर सकते हो जी, या कोई भी कार्य करने के लिए आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए ना। जब रुचि होगा तभी आप घंटों उस कार्य को कर लोगे, फिर भी आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका उस विषय पर या उस टॉपिक पर या उस खेल पर रुचि होगा, ध्यान होगा, इसके वजह से। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से प्रश्न आए हैं, तो अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना और खुद से पहले आंसर लेने की कोशिश करना, उसके बाद विस्तार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़िए। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। या ऑप्शन डी बच्चों के आकलन के लिए नियामक मापन स्थापित करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? देखो समान आयु बोला है तो एक कक्षा में लगभग समान आयु के जो बालक है वो होते हैं, और बच्चों की जो आकृति है, जो योग्यता है, जो स्वभाव है, जो रुचि है, जो प्रवृत्ति है या अन्य बात जो है ना वो सभी बालक में क्या होता है, अंतर होता है। कोई भी दो बालक एक होता है क्या? नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग बालक होंगे, अलग अलग रुचियों वाला, स्वभाव वाला बालक होगा, तो उनके लिए विद्यालय की क्या भूमिका होगा? तो विद्यालय की जो भूमिका होगा वो सुनिश्चित करता है विद्यालय कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको विकास के अवसर मिले। सभी बालकों की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है ना जी। कोई खेल पसंद होता है, कोई को गणित पसंद होता है, कोई को अंग्रेजी पसंद होता है, कोई को हिंदी पसंद होता है, कोई किसी और विषय में पसंद होता है। तो इस प्रकार की सभी बालक की जो क्षमताएं वो अलग अलग होता है और उनको अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के क्या मिले, अवसर मिले। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़िए। कुंडर परीक्षण का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1962। तो क्या इसका आंसर होगा? ये आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया हूँ, मेरे को याद है ये। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1954 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कुंडर परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? तो कुंडर परीक्षण का जो निर्माण है 1954 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वो GF कुंडर द्वारा किया गया था। किसके? तो GF कुंडर द्वारा कुंडर परीक्षण का निर्माण 1954 में किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। और कुंडर परीक्षण कितने प्रकार की परीक्षण था? तो वो 4 प्रकार के अलग अलग परीक्षण बताया था GF कुंडर ने। कौन कौन सा? तो सबसे
सबसे पहले कुंडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड, ये पहला है क्या, तो कुंडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड पहला है। दूसरा कौन सा होगा, तो कुंडर वेकेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी और सी, तो फॉर्म डी जो था वो लड़कों के लिए था और फॉर्म सी था वो लड़कियों के लिए था, मैं आप लोगों को थ्योरी में भी बताया हूँ। और तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा जो होगा वो ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म डी होगा। और चौथा कौन सा होगा, तो वो जनरल इंटरेस्ट सर्वे हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार प्रकार की जो सर्वे है ना वो डीएफ जो कुंडर है उन्होंने बताया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कुंडर परीक्षण का जो निर्माण है वो 1954 में किया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये कुंडर परीक्षण के प्रतिपादक कौन था, तो वो GF कुंडर था। कौन, तो GF कुंडर था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों के लिए ना कूट में प्रश्न पूछा गया तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और आप लोगों को क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ लेना और उसके बाद ना बीच में रोक लेना, ठीक है, और रोकने के बाद ना पहले खुद से आंसर लेना और उसके बाद फिर मेरे आंसर लेने का वेट करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कार्यों को उसके उपरोक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला करके दिया है, इसको पढ़िए। विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। दूसरा दिया है व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना। तीसरा दिया है चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। चौथा दिया है क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। और पांचवा दिया है पिछले अनुभवों और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो अलग अलग करके दिया है। ध्यान से पढ़िए और सीक्वेंस में आप लोगों को जमाना है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न में भले ही टाइम लगे लेकिन क्या करना है, खुद से आंसर लेने की कोशिश करना है पहले आप लोगों को। तो बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए ये जो 5 अलग अलग ना इसमें थ्योरी दिया है इसको ना मिलाते हैं, मतलब क्रम वाइज इसको जमाते हैं क्योंकि इसमें जमाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा ना वो कौन सा आएगा, दूसरा इसमें पहला आ जाएगा व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना। कैसे, तो आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहते हो, भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो। तो शिक्षक बनने के लिए क्या कर रहे हो, आप लोग इस रास्ते को अपनाए हो। रास्ते को क्या कर रहे हो, आपकी व्यक्तिगत जो ताकत है, मूल्य है और रुचि को सबसे पहले पहचान करो ना कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मेरे को लगता है कि मेरे को पढ़ाने में सबसे पहला इंटरेस्ट है। तो आप लोग क्या किए गए, सबसे पहले अपनी रुचि की पहचान कर रहे हो, पढ़ाना है मेरे को, शिक्षक बनना है बोल करके। तो पहला आप लोगों ने क्या किया, अपनी रुचि का पता लगाया। रुचि के पता लगाने के बाद क्या किया है, इसके बाद दो इसमें आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा इसमें, ठीक है। पांचवा मतलब दूसरा में ये आ जाएगा। कैसे, तो अपने आप लोगों ने अपनी रुचि का पता लगा लिया। पता लगाने के बाद क्या करोगे, पिछले अनुभवों और उपलब्धियों पर विचार और प्राथमिकताएं निर्धारित करना कि आपका जो पिछला अनुभव है उसको देखोगे कि मैं किस प्रकार से अपना पिछले अनुभव, जो मेरा रुचि है वो देखोगे और मेरा पिछला अनुभव क्या है, पढ़ाने वगैरह में अच्छा मन लगता है नहीं लगता है। तो दूसरा में आप अपना क्या करोगे, अपने विचार करोगे और विचार में जो अपने पिछला अनुभव है और उपलब्धि है उसको देखोगे। तो ये दूसरा आ जाएगा। उसके बाद तीसरा में कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। तीसरा में पहला वाला जो दिया है वो तीसरा आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, विभिन्न करियर विकल्प का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण। तो आप लोग क्या करोगे, अलग अलग करियर विकल्प को देखोगे कि किसमें ज़्यादा अच्छा करियर बन सकता है। और अगर आप लोगों का जिस करियर में रुचि अच्छा होगा तो क्या करोगे, आप लोग उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे, अनुभव करोगे उसको। तो ये इसमें करियर विकल्प का अन्वेषण करोगे आप लोग। तो ये तीसरा में आ जाएगा। उसके बाद चौथा में कौन सा आएगा, तो ये चौथा जो है ना वो चौथा में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्षेत्र में पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। मतलब यह है कि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक बनने के लिए क्या है, किस मार्ग से गुजरना है, इसके लिए आप लोगों को सलाह लोगे ना जी, जो इस पर चल चुका है या जो भविष्य में शिक्षक बन चुका है। मतलब जो शिक्षक बन चुका है उनसे आप लोग सलाह लोगे कि मैं भी इस पेशे में जाना चाहता हूँ, मतलब शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए कौन कौन से रास्ते हैं ये पूछोगे आप लोग। तो पेशेवर जो होंगे, जो इसमें महारत हासिल होगा, उनसे आप लोग सलाह लोगे और मार्गदर्शन लोगे। तो ये इसमें चौथा आ जाएगा। और अंतिम में पांचवा कौन सा आएगा, ये
ए जो तीसरा दिया है वो पांचवा में आ जाएगा। चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना, तो ये क्या होगा, आप लोगों ने चुन लिया कि हाँ मेरे को भविष्य में शिक्षक ही बनना है, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आप लोग शिक्षक या कौशल प्राप्त कर रहे हो, मतलब अभी ये जो कोर्स ज्वाइन किया हो ना जी आप लोग और पढ़ रहे हो, इसके लिए फिर एंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त कर रहे हो ना अभी। तो ये इसका सीक्वेंस जो है वो आप लोगों को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। फिर से आप लोगों के लिए ना एक कूट में प्रश्न है, अब इसको भी ध्यान से पढ़िए, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन एस करके दिया है, सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या पढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी एस सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले अभिकथन एस करके दिया है, इसको पढ़िए। सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या पढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो सामाजिक व्यावसायिक रुचि बोला है। सामाजिक व्यावसायिक रुचि का मतलब ये होता है कि आप व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हो, शिक्षक बनना चाह रहे हो, मतलब जॉब करने के लिए क्या कर रहे हो, रुचि है आप लोगों की शिक्षक बनने में। तो शिक्षक बनने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, सीखने में सीख रहे हो ना जी, कुछ कुछ जो चीज़ आप लोगों को आवश्यकता है वो, और सीखने के साथ साथ क्या कर रहे हो, पढ़ने में मदद ले रहे हो ना जी दूसरों के साथ आप लोग, और क्या कर रहे हो, दूसरों के साथ काम करना आप लोग पसंद कर रहे हो। तो ये इसमें क्या होगा, ये जो कथन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा आर कारण जो दिया है वो गलत कैसे होगा, ये पढ़ लो। वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। तो आप लोग ये बताओ, जो लोग सामाजिक व्यावसायिक रुचि ले रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब मिल करके काम कर रहे हैं, वो एकांत में कैसे हो सकता है जी, अक्सर एकांत वातावरण की ओर कैसे जा सकता है। तो ये दोनों का कोई संबंध नहीं रहे ना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा और पहला जो है ना अभिकथन एस वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना इस प्रकार के प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है खास तौर से, ठीक है। क्योंकि देखो इस प्रकार के प्रश्न में ना आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, कैसे आप लोग पॉजिटिव आंसर ले सकते हो, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभवों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो कैरियर उन्मुखी नहीं हो सकते। ऑप्शन बी यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशलों और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। ऑप्शन सी यह कैरियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित करता है। ऑप्शन डी यह केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशलों और वरीयताओं को स्पष्ट संकेत प्रदान करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय पिछले अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक रुचि का निर्धारण मतलब यह है कि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, तो शिक्षक बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने पिछले अनुभवों को देख रहे हो ना कि किस प्रकार से मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है या मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। भले ही आप लोग अलग सोचो, लेकिन आप लोगों को क्या सोच रहे हो कि ये जो शिक्षक का जो जॉब है वो मेरे लिए बेहतर है, मुझे इसमें पढ़ाने के लिए रुचि है, ये समझ रहे हो ना। तो इसके समझने के लिए क्या होगा, व्यक्तिगत मूल्य मतलब आपके अंदर जो व्यक्तिगत मूल्य है वो, और कौशल और वरीयताओं को स्पष्ट संकेत प्रदान कर रहे हो कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, आपकी मूल्यों की क्या हो रहा है, पहचान हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक बात हमेशा बोलता हूँ, आपको
ना पॉजिटिव आंसर ही लेना है, खासतौर से सीडीपी में अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसमें देखो नहीं बोला गया है, ये इसमें नहीं वाला जो है वो तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बी को देखो, इसमें सीमित बोला है तो सीमित भी निगेटिविटी को दर्शाता है। और डी को देखो, इसमें भी केवल बोला गया। तो ये जो कुछ कुछ शब्द होंगे ना, उसको आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। आगे जैसे जैसे क्लास चलेगा ना, आपको समझाते जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक ही बार में बोलूंगा ना तो थोड़ा सा बर्डन टाइप से हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। जैसे ये मानकर चलो, शॉर्ट में बताऊं तो अगर किसी ऑप्शन में ना नहीं दिया है, सीमित वाली बात किया गया या केवल जो बात किया गया है वो निगेटिविटी को दर्शाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अगर बाल विकास में या शिक्षण अभिरुचि में प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव लेना है। इसमें देखो किसी प्रकार की नहीं वगैरह बोला गया है क्या, केवल बोला है या सीमित वाली बात किया है क्या, नहीं किया है ना, तो ऐसे भी दूसरे तरीके से आप लोगों को आंसर लेना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो धीरे धीरे सारा चीज़ को ना जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। एक ही बार में सारा चीज़ क्लियर करना संभव नहीं होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को आप ध्यान से पढ़िए। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ऑप्शन ए, इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्य के साथ प्रयोग करना। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर शोध करना। ऑप्शन सी, नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना। या ऑप्शन डी, सलाहकारों या करियर परामर्शदाताओं से परामर्श लेना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग ऑप्शन डी को ले लिए होंगे क्योंकि ना उन्होंने ढंग से प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा। यहाँ देखिए नहीं बोला है, प्रश्न नेगेटिव बोला है। कैसे? तो पढ़ो 13वां को। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? नहीं है का मतलब क्या है? गलत बोला है जी, इसमें प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रभावी नहीं होगा। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना। मान के चलो, जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, बाजार में जिस चीज़ की मांग है उसके अनुसार आप लोग क्या करोगे, के अनुसार जॉब को देखोगे ना। या फिर आप लोग ये करोगे कि केवल व्यक्तिगत शौक को ध्यान केंद्रित करोगे? नहीं, मेरा शौक ना इस फील्ड में, मतलब मैं इसी में जाऊंगा, चाहे बाजार में डिमांड हो चाहे ना हो। तो ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि नौकरी के लिए बाजार में किस चीज़ का डिमांड है, ये देखोगे। उसके अनुसार क्या करोगे आप लोग, जॉब के लिए अपना वो बना सकते हो कैरियर वाला। तो इसमें देखो क्या बोला है, नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। और क्यों गलत होगा? तो प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव लोगे ना जी, हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी ए ऑप्शन को देखोगे तो पॉजिटिव है, बी को देखोगे तो पॉजिटिव है, और डी को देखोगे तो वो भी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो सी है ना, वो पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा, ये निगेटिविटी को दर्शाता है। इसमें भी समझोगे ना तो केवल बोला गया है, ऐसे भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए फिर से आप लोगों के लिए ना कूट में पूछा गया प्रश्न है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को ना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को ना क्लास में इस प्रकार के प्रश्न नहीं भी मिलेगा और एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलेगा, तो आप लोग पॉजिटिव प्रश्नों को देखना। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टाइप से प्रश्न को लेना है आप लोगों को। जितना ज़्यादा अच्छे से समझोगे ना उतना बेहतर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। अभिकथन एस करके दिया है, शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को शिक्षण कौशल और विधियों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। कारण आर करके दिया है, शिक्षण केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें ज्ञान, धैर्य और उचित शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, दोनों एस और आर सही है और आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, दोनों एस और आर सही है लेकिन आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, एस सही है लेकिन आर गलत है। या ऑप्शन डी, एस गलत है लेकिन आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा? ध्यान से आप लोगों को अभिकथन एस को पढ़ना है और कारण आर को पढ़ना है, उसके अनुसार फिर आप लोगों को आंसर लेना है।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोनों एस और आर सही है और आर एस की सही स्पष्टीकरण है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अभिकथन एस करके दिया है, इसको पढ़ो। शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को शिक्षण कौशल और विधियों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। मतलब शिक्षण व्यवसाय, भविष्य में आप लोग क्या कर रहे हो, शिक्षक बनना चाहते हो, तो उस शिक्षक बनने के लिए क्या है, तो उस शिक्षक बनने के लिए आप में ना शिक्षक के गुण होने चाहिए, कौशल होने चाहिए, और उस विधि में क्या होना चाहिए, निपुणता हासिल होना चाहिए पढ़ाने में, ताकि कहीं भी जाओ तो आप झिझको मत, किसी भी प्रकार से हेजिटेशन ना हो, सीधा सीधा आप बच्चों को पढ़ा सको। तो इस प्रकार की जो कौशल है वो क्या है, होनी चाहिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को पढ़ो। शिक्षण केवल पेशा नहीं बल्कि एक कला विज्ञान दोनों है, जिसमें ज्ञान, धैर्य और उचित शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा ना जी। आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, तो शिक्षक केवल पेशे के नाम पे आप लोग बनना चाहते हो क्या? नहीं। शिक्षक जब आप लोग बनोगे ना तो आप में वो कला आ जाएगा पढ़ाने के लिए। उसके अलावा विज्ञान आ जाएगा, अलग अलग तरीके से टेक्निक के माध्यम से आप लोग पढ़ाओगे, खेल खेल के माध्यम से, कोई नाच करके पढ़ाएगा, कोई डांस करके, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएगा। तो विज्ञान तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है। तो शिक्षक जो होता है वो विज्ञान, मतलब विज्ञान जो होता है ना उसमें क्या होता है, निपुण भी होता है। उसके अलावा उस शिक्षक में क्या होता है, ज्ञान होता है, धैर्य होता है और उचित शिक्षण तकनीकी होता है उनमें, ताकि किसी भी जो परिस्थितियाँ है ना तो उसमें खुद को संभाल सके और बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे सके। तो दोनों जो कथन है, अभिकथन एस और कारण आर, दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या है, रिलेट कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से अलग से आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है ऐसे प्रश्न जो है वो, ठीक है। तो ये केवल प्रैक्टिस से हो सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसीलिए आप लोगों को बोलते रहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए अब ध्यान से। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए। ऑप्शन बी, उसका उचित अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचाए। ऑप्शन सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। या ऑप्शन डी, उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सके। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। एक बार अगर आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे तो ईजिली पर तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे? यह कहा जा सकता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो संसाधन संपन्न का अर्थ क्या होगा? उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, मतलब जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि छात्रों की जो समस्या है उसे सॉल्व कर सके। सीधी सी बात है। बाकी को देखोगे तो नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। देखो, उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े, ये कंफर्ट को दर्शाता है ना जी शिक्षकों के, ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। बी को देखो, उसे देखो उच्च अधिकारी से संपर्क होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से हानि ना हो उसे, तो शिक्षक केंद्रित थोड़ी ना होगा जी, ये भी गलत हो जाएगा। डी को देखो, उसकी छात्र के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए, पैठ मतलब उसकी अच्छी जो है ना वो पकड़ होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, ताकि अधिकारी, अधिकरण का मतलब अधिकारी जो उच्च वर्ग के हैं ना वो उसके विरुद्ध क्या होगा, वो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही ना कर सके। और पैठ मतलब जो धौस जानते हो ना आप लोग, जो बना करके रखते हैं, वो कहलाता है। तो ये भी निगेटिविटी को दर्शाता है। तो ऐसे भी आप लोग दोनों तरीके से आंसर ले सकते हो, ठीक है। तो इसे ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के प्रश्न को, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों को समझना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में सोचना, तब बेहतर तरीके से और आंसर ले पाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, एक शिक्षक के रूप में सोच करके बताना। ऑप्शन ए, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ऑप्शन बी, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। या ऑप्शन सी, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और परीक्षा लेने की तैयारी करना। या ऑप्शन डी, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को उत्तरों के लिए तैयार करना। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे? किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की भूमिका क्या होगा जी? विश्वसनीय स्थिति जुटाना, मतलब बच्चे जो है वो विश्वास कर सके आप पर, मतलब यह है कि बिना किसी रोक टोक के ना स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे, वो जो छात्र जो होंगे वो क्या करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करेगा और चिंतन के साथ साथ जो भी प्रश्न उनके मन में डाउट आएगा ना वो डायरेक्ट शिक्षक से क्या करेगा, पूछ सकेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो जुटाना विश्वसनीयता की, और शिक्षण को स्वतंत्र रखना और सुविधा देना बच्चे को। और एक चीज़ आप लोग और जान लो, शिक्षक को ना क्या माना जाता है, शिक्षक की जो भूमिका होता है ना वो एक सुविधा दाता के रूप में होता है, मतलब बच्चों को सुविधा देने वाला सुविधा दाता होता है वो। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खास तौर से आप लोगों को ना ऐसे ऐसे जो प्रश्न आएंगे सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप लोगों के समक्ष में ये 4 प्रकार से अलग अलग थ्योरी दिया है, इसको पढ़ना है और कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा आप लोगों को ये बताना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ए करके दिया है निर्देश निर्धारित कर, बी श्याम पट का प्रयोग कर, सी दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, और चौथा छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 4, ऑप्शन सी 2 4 या ऑप्शन डी सभी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर से मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा फिर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, मतलब ना आपको क्या बोला हूँ मैं, आप एक शिक्षक के रूप में सोचना और आप एक शिक्षक हो किसी क्लास में और क्लास को क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। तो कैसे करोगे? निर्देश निर्धारित करके, मतलब किसी प्रकार से आप इंस्ट्रक्शन दोगे जो छात्र है उनको। दूसरा श्याम पट का प्रयोग करोगे, मतलब जो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड वहाँ होगा ना तो उसका प्रयोग करोगे। उसके अलावा उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझने के लिए उदाहरण दोगे अलग अलग तरीके से। और चौथा छात्रों की सक्रिय भागीदारी, मतलब यह है कि किसी प्रकार के टॉपिक आप लोग क्या करो पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक पर अगर गतिविधि संभव हो सके तो छात्रों को भी क्या करोगे, उस गतिविधि में क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे, भागीदारी करोगे, या उसके अलावा बच्चों को भी ना उस टॉपिक पर बोलने का मौका दोगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चों को क्या करोगे, प्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सभी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ऑप्शन बी ग्रंथालय, ऑप्शन सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग और जान लो, हमेशा उपरोक्त सभी करेक्ट नहीं होता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो बच्चों को सीखने के लिए क्या क्या संसाधन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के क्रिया और सामग्री का संकलन, मतलब ना आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि ना जो प्राथमिक विद्यालय होता है बच्चों के लिए ना खेलने के लिए अलग अलग जो देखोगे उपकरण जो होता है, जैसे कि बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉल, अलग अलग खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है ना जी, वो सारा चीज़। उसके अलावा ग्रंथालय जहाँ बच्चों को क्या है उसको विभिन्न प्रकार के अलग अलग बुक दिया जाता है, कॉमिक्स वगैरह रहता है, कविता रहता है, कहानियाँ रहता है ग्रंथालय में, जहाँ बच्चे पढ़ करके क्या करते हैं अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। उसके अलावा सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, बच्चों को ना क्या दिया जाता है, सर्वे के लिए दिया जाता है, छोटा छोटा जो चीज़ है वो। कैसे सर्वे, तो देखो मान के चलो पर्यावरण में कोई टॉपिक पढ़ा रहा है पत्तों के बारे में, तो क्या किया जाएगा, बच्चों को क्या बोलेंगे, सर्वे के लिए बोला जाएगा, इस पेड़ का पत्ता कैसा रहता है, ये रेशेदार होता है नहीं होता है, बस छोटी छोटी जानकारियाँ जो होगा ना वो सर्वे कराया जाएगा और प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, बच्चों को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ना ये सारा जो ऑप्शन है ना वो पता है क्या क्या होता है, और डिटेल में बताने का मतलब ये है कि और किसी प्रकार से जो छोटी मोटी बात जो छूट जाएगी ना वो भी आप लोगों को अच्छे से पता रहे। तो इसीलिए आप लोगों को सारा चीज़ जो है ना वो बताने की मैं अपने क्लास में कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अगर किसी को पता है तो वो अच्छे से पता है, किसी को नहीं पता तो पता ही नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए। सभी को ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं सारा चीज़ को 2 बार 3 बार बताते रहता हूँ अच्छे से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोग और जान लो, आप लोगों का ना ये जो जितना भी इसमें जो क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ बना करके मैं अपना जो पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है ना, जिसमें आप लोगों को ऐड किया हूँ, उसमें डाल दूंगा। तो दोबारा आप लोग क्या कीजिएगा, उसको पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसका आंसर भी डालूंगा, ठीक है। मतलब प्रश्न पहले डालूंगा और उस प्रश्न में आंसर नहीं होगा, लेकिन पीडीएफ के लास्ट में ना उसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों का क्या है, प्रैक्टिस भी करते हुए बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो, आप लोग यहाँ इंस्टाग्राम पर जा करके मैसेज कीजिए कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करूँगा, आप लोगों को ना इंस्टा से आप लोगों का नंबर लूँगा और ले करके ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और इसके लिए ना आप लोगों को नॉमिनल केवल चार्ज देना होगा, ज़्यादा नहीं, केवल 149 जो है ना वो आप लोगों को नॉमिनल चार्ज लगेगा। उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा और जोड़ने के बाद ना जितने भी इतना इसका पीडीएफ वगैरह होगा सारा चीज़ आप लोगों को ना प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे ही केवल मेरे को चाहिए, जो लोग ना पढ़े रहो, ठीक है। कोई भी आएंगे बीच में चले जाएंगे फिर से कुछ भी बोलेंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं होता है। जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे होंगे ना, केवल उनके लिए है ये जो रखा हूँ मैं जो, ठीक है। और क्योंकि देखो इस प्रकार से थोड़ा बहुत चार्ज में ईजिली आप लोग एफर्ट कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि इतना कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को करना होगा और सारा जो पीडीएफ और जो भी नोट्स वगैरह होगा ना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। 2 प्रश्न आप लोगों का और बच गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को सबसे पहले अब आप लोग ध्यान से पढ़िए। पाठचर्या ऐसा हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को आसानी से आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए करके दिया है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों में क्रमवार पूरा कराना। या ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। तो देखो इतना लंबा जो प्रश्न है ना उसको देख करके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्द में इसका जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या होगा ये जानोगे ना। तो सबसे पहले इसका जो प्रश्न है केवल यही जो है ना वो प्रश्न है, इसका ध्यान से पढ़ो। एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, केवल यही प्रश्न है एक्चुअल में सोचोगे तो। लेकिन घुमाने के लिए ना, मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना उनको घुमाने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न है ना वो दिया जाता है घुमा करके, ताकि जो बच्चा है ना वो कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए, ठीक है। मतलब यह है कि जो योग्य बालक होगा केवल वही जो बालक है वो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या है सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। प्रश्न केवल इतना ही है, ये जो लाइन मैं बताया हूँ ना, एक लाइन केवल इतना ही प्रश्न है। तो ध्यान से पढ़ो और इसका ईजिली तरीके से आंसर दे पाओगे। इसमें नहीं खोना है आप लोगों को, इतना लंबा जो थ्योरी टाइप से दिया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसका सरल है जी, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर दे, करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 20 को पूरा पढ़ते हुए नहीं बैठना है अभी के में। शुरुआती में जब इस प्रकार के प्रश्न मिलता है ना तो एक बार आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन लास्ट लाइन को ज़्यादा ध्यान देना है कि वो एक्चुअल में कहा क्या है। इसमें लास्ट लाइन को देखोगे ना तो इसमें बोला है कि एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो एक जो शिक्षक होगा, आप एक शिक्षक के रूप में सोचो ना जी, आपकी प्राथमिक भूमिका क्या होगा, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। मतलब ना अगर मान के चलो कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, लेकिन उस टॉपिक पर कोई भी बच्चा जानता है कि सर मैं ये जानता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, तो उसको अवसर दोगे ना जी कि आप क्या जानते हो बच्चे बताओ। या कोई टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों से ही पूछोगे कि बेटा आप इस टॉपिक पर क्या क्या जानते हो, बता सकते हो कोई, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। तो यही इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखो तो निगेटिव है। कैसे, बी को देखो, इसमें देखो निरस्त करने वाली बात बोला है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव लोगे, बोला था ना, तो ये गलत हो जाएगा। सी को देखो, पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना। तो ये बताओ एक शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक को क्रमवार सीधा पूरा करोगे क्या, समझ में आए चाहे ना आए, ऐसे कोई थोड़ी ना करोगे जी एक शिक्षक के रूप में, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। डी को देखो, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे। तो आप केवल अच्छे प्रश्न पूछोगे क्या और उत्तर पुस्तिका में लिखाने के लिए करोगे
करोगे क्या ऐसा? तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल पॉजिटिव जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और देखो ये याद रखना कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 जो है ना वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें ना अलग अलग प्रकार से एक शिक्षा का क्या दायित्व है, बच्चों का क्या दायित्व है, किस प्रकार से शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, इस तमाम जो टॉपिक है ना उसको इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है ना केवल आप लोगों का ना टाइम टेकिंग है, रहने के लिए ईजी है, बस थोड़े से आप लोगों को समझना है, बस इतना ही आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आज की क्लास के अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया या ऑप्शन डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। पाठचर्या जी करिकुलम, पाठचर्या का मतलब ये होता है कि जो विद्यालय में संपूर्ण जो कार्यक्रम होता है ना, चाहे वो किसी प्रकार की राष्ट्रीय जो महापुरुषों की जो जन्म होगा वो हो सकता है, या किसी प्रकार से 15 अगस्त 26 जनवरी अलग अलग जो कार्यक्रम होगा, या खेल कूद का कार्यक्रम होगा, या प्रतिदिन अलग अलग जो एक्टिविटी होता है ना, तो वो तमाम जो कार्यक्रम है वो क्या कहलाएगा? पाठचर्या कहलाता है। ठीक है, वो पाठचर्या के अंतर्गत आता है। चाहे वो किसी महापुरुष के हम लोग जीवनी मनाएं, जन्मदिन मनाएं, चाहे उसके निर्वाण को मनाएं, तो तमाम जो चीज़ आएगा ना वो सारे के सारे विद्यालय में जितने भी प्रकार के एक्टिविटी होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, वो सारे के सारे पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही मैं जब भी क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।